नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं दीपेश बरगले। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। मध्य प्रदेश की सियासत में चीन पर घमासान लगातार जारी है। आज कांग्रेस के खिलाफ बीजेपी मेगा प्रदर्शन करने वाली है। कमलनाथ का पुतला बीजेपी जलाएगी। बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष वीडी शर्मा ने कमलनाथ पर आरोप लगाए हैं कि केंद्रीय मंत्री रहते हुए चीन को फायदा पहुंचाने का काम कमलनाथ ने किया है। बीजेपी इलेक्शन में इसे मुद्दा बनाने जा रही है। कमलनाथ के भांजे रातुलपुरी पर भी निशाना वीडी शर्मा ने साधा है। जिस प्रकार से कमलनाथ जी ने गांधी खानदान को चीनी पैसा मुहैया कराने के लिए देश के साथ आर्थिक गद्दारी की, और उसी का दुष्परिणाम है कि चीन के कारण भारत के कुटीर, लघु उद्योग और व्यापार को बड़ा झटका इसके माध्यम से लगा है, जिसका उल्लेख मैंने आपको किया कि हमारे देश के गांव-गांव तक मिट्टी, लोहा, लकड़ी आदि पर आधारित लघु उद्योग जो थे, कमलनाथ की इस हरकत के कारण तबाह हो गए। और हमारे कुशल कारीगर जो अपने घरों में रहकर बर्तन, खिलौने, दौने, पत्तल, कृषि उपकरण, घड़ियां, डायल, अगरबत्ती आदि बनाने का काम करते थे, वे अचानक बेरोजगार हो गए। इतना बड़ा अपराध जब वो वाणिज्य मंत्री थे तब उन्होंने इस देश के अंदर किया है। आने वाले उपचुनाव में तो पूरा मुद्दा ही यही है। कमलनाथ जी ने जिस प्रकार से मध्य प्रदेश को आकंठ भ्रष्टाचार में डुबोया, दिग्विजय सिंह की छाया में डुबोया, दिग्विजय सिंह के इशारे पर मध्य प्रदेश को बर्बाद किया और पूरे मध्य प्रदेश के पैसे को छिंदवाड़ा लेकर के चले गए, तो ये सारी चीजें तो मुद्दे के अंदर हैं ही। भांजे रातुलपुरी, उनके ऊपर 787 करोड़ रुपए के बैंक के घोटाले में अभी सीबीआई की रेड पड़ी है कि भांजे रातुलपुरी ने जो 787 करोड़ का बैंक घोटाला किया, जिसके लिए छापा पड़ा। आप चुप क्यों हैं? चीन को फायदा पहुंचाने के बीजेपी के आरोपों पर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने पलटवार किया है। कमलनाथ ने ट्वीट कर बीजेपी पर निशाना साधा। कमलनाथ ने लिखा कि भाजपा वास्तविक मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए हमेशा से ही झूठ का सहारा लेती रही है। ऐसे मामले जो झूठे हैं, जिनका कोई आधार नहीं है, जिनका कोई प्रमाण नहीं है, जो वर्षों पुराने हैं, उसे भाजपा झूठी हवा देने में माहिर है। कमलनाथ ने पूछा कि ऐसा था तो इतने सालों से भाजपा क्यों चुप थी। कमलनाथ ने अपने ट्वीट कर भारी भरकम बिजली बिलों के खिलाफ प्रदेशव्यापी आंदोलन शुरू करने का ऐलान भी किया है। उधर दमोह पहुंचे केंद्रीय पर्यटन मंत्री प्रहलाद पटेल ने पूर्व सीएम कमलनाथ पर पलटवार किया है। बीजेपी सरकार के समय चीनी सामान के सबसे ज्यादा आयात के कमलनाथ के बयान पर प्रहलाद पटेल ने कहा कि कमलनाथ खुद क्या है ये सभी जानते हैं। मुझे लगता है कि कांग्रेस के नेता कुछ मानसिक रूप से ज्यादा विचलित हो गए हैं, तो फिर ऐसी चीज़ों पर टिप्पणी करनी नहीं चाहिए। कमलनाथ जैसे आदमी के मुंह से बातें शोभा नहीं देती, क्योंकि वो खुद क्या है ये पूरा जगत जानता। तो सुना आपने प्रहलाद पटेल आखिर क्या कह रहे थे कि कांग्रेस के जो नेता हैं वो खुद क्या कहें ये सबको पता है, और साथ के साथ उन्होंने भी निशाना साधा है। पूरे इस मसले को देखा जाए तो चीन विवाद जिस तरह से पनपा और उसके बाद अब उसे अपने अपने वोट बैंक के लिए कैश करने की राजनीति हर राजनीतिक दल करता हुआ नजर आ रहा है। इसमें चाहे बीजेपी को या कांग्रेस या फिर कोई अन्य राजनीतिक दल, यही हो भी रहा है। जैसे जैसे चीन के मामले को लेकर कांग्रेस और राहुल गांधी ने केंद्र सरकार से सवाल पूछना शुरू किया, और जब सवालों की फहरिस्त लंबी होती चली गई तो फिर बीजेपी ने उसको लेकर पलटवार करना शुरू किया और बीजेपी ने एक अपना एजेंडा सेट किया, जिसके बाद अब चीन और कांग्रेस के कनेक्शन को बीजेपी बेनकाब करने की कोशिश में लगी हुई है। सीएम शिवराज सिंह चौहान का आज दिल्ली दौरा टल चुका है। इसके साथ ही कैबिनेट विस्तार भी टलता हुआ नजर आ रहा है। सीएम आज छत्तीसगढ़ में बीजेपी की वर्चुअल रैली को संबोधित करने वाले हैं। भोपाल से दोपहर 12:30 बजे सीएम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जनसंवाद रैली को संबोधित करेंगे। तो आपको बता दें कि ये उम्मीद जताई जा रही थी, ये अटकलें चल रही थी, ये कयास लगाए जा रहे थे कि जब अपनी धार्मिक यात्रा से वापस मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लौटेंगे तो उसके बाद अगले दिन वे दिल्ली रवाना हो सकते हैं और दिल्ली जाकर
मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर बातचीत कर सकते हैं, और जो नामों का पैनल तैयार किया गया है, जो सूची तैयार की गई है, उसको अंतिम रूप दिया जा सकता है। लेकिन ऐसा आज होता हुआ नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि आज वर्चुअल रैली है छत्तीसगढ़ में, और छत्तीसगढ़ के कार्यकर्ताओं को संबोधित करने के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज रहने वाले हैं। भंवर सिंह शेखावत और कैलाश विजयवर्गीय के बीच विवाद का मामला, अब प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने अब इसको लेकर बयान जारी किया है। यह हमारे परिवार का मामला है, बातचीत से सुलझा लिया जाएगा। मेरी आदरणीय भंवर सिंह शेखावत जी भारतीय जनता पार्टी के हमारे वरिष्ठ नेता हैं। मेरी उनसे बात हुई है, आपसी मुद्दे हैं, कभी कभी इस प्रकार की बातें होती रहती हैं, और उनके साथ हम अपने घर का मामला है, हम घर में उसको उनके साथ बैठ करके उन चीज़ों का समाधान हम लोग निकाल लेंगे। जबलपुर से बीजेपी विधायक अजय विश्नोई ने सीएम शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखा है। चीनी कंपनी को एमपी में मिला 271 करोड़ रुपए का टेंडर रद्द करने की मांग की है। अजय विश्नोई ने चीनी कंपनी पर टेंडर की शर्तों का उल्लंघन न कर मध्य प्रदेश में काम करने और टेंडर प्रक्रिया में फर्जीवाड़े का भी आरोप लगाया है। अजय विश्नोई ने सामरिक महत्व के डेटा ट्रांसफर का काम चीनी कंपनी के पास होना खतरनाक बताया है। एमपी पावर ट्रांसमिशन कंपनी ने 17 मार्च 2020 को चीन की जेटीटी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को डाटा ट्रांसफर के लिए फाइबर नेटवर्क लगाने का काम दिया था। कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व चाइना से दोस्ती बढ़ाने में लगा हुआ है, राजीव गांधी के फाउंडेशन में पैसा लेने में जुटा हुआ है। वहीं कमलनाथ की जो सरकार है मध्य प्रदेश की, इसने भी कोई मौका नहीं छोड़ा चीन से दोस्ती बढ़ाने का और चीन से पैसा कमाने का। मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी से एक टेंडर जारी हुआ था जो फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क पूरे मध्य प्रदेश में बिछाना था। इस टेंडर में शर्त डाली गई थी, ये टेंडर किसी एक कंपनी को नहीं दिया जाएगा। L1 को 50%, L2 को 30% और L3 को 20% के इस तरीके का उसमें डिवीजन होगा। परंतु चीन के दबाव में चीन की एक कंपनी जेटीटी को मध्य प्रदेश की कमलनाथ सरकार ने पूरा 271 करोड़ का ठेका दे दिया है। टेंडर की शर्तों का उल्लंघन किए गए इस ठेकों को निरस्त करने के लिए आज मैंने माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी को भी पत्र लिखा है, और कमलनाथ जी से भी कहना चाहता हूं, शर्म करें और अपने इस बात का जवाब दें कि उन्होंने किस दबाव में, किस कारण से, किस लोभ में 271 करोड़ का ठेका चीनी कंपनी को दे दिया। आगे बढ़ते हैं, अगली खबर गुजरात से मिल रही है। केमिकल फैक्ट्री में आग लग गई है। भीषण आग लगना बताया जा रहा है। आग बुझाने की कोशिश लगातार जारी है। मौके पर दमकल की 15 गाड़ियां पहुंच चुकी है। भीषण आग पर अभी तक काबू नहीं पाया जा सका है। आपको बता दें, आग लगने से इलाके में अफरा तफरी का माहौल है। ये बड़ी खबर गुजरात से निकलकर सामने आ रही है, जहां केमिकल फैक्ट्री में आग लगी है। ये कोई पहला मामला नहीं है, एक के बाद एक गुजरात में इस तरह की खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। बड़ी खबर, गुजरात में केमिकल फैक्ट्री में आग लगी है। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। तो काफी बड़ी आग ये लगती हुई दिखाई दे रही है। तस्वीरों को आप देख सकते हैं। तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि अचानक किस तरह से आग ने विकराल रूप ले लिया और लगातार ये आग बढ़ती ही चली जा रही है। ये बड़ी खबर इस वक्त निकलकर सामने आ रही है गुजरात से, जहां पर केमिकल फैक्ट्री में आग लग गई, और केमिकल फैक्ट्री में आग लगने के बाद मौके पर दमकल कर्मी पहुंचे और आग पर काबू पाने की कोशिश लगातार जारी है। आपको बता दें, अभी तक आग पर काबू नहीं पाया जा सका है, और लगातार धुएं का गुबार और आग की लपटें आसपास के क्षेत्र को भी अपनी चपेट में लेती हुई नजर आ रही। आगे बढ़ते हैं, मध्य प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष वीडी शर्मा ने न्यूज 18 से कई मसलों पर खुलकर बातचीत की है। न्यूज 18 मध्य प्रदेश के सीनियर एडिटर प्रवीण दुबे के साथ एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में वीडी शर्मा ने राजीव गांधी फाउंडेशन को चीन से मिले पैसे को लेकर कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। देखिए वीडी शर्मा का पूरा इंटरव्यू आज शाम 7:56 बजे। करके जो आगे बढ़ने वाले लोग होते हैं, ऐसे लोगों में से उस गांधी परिवार के साथ जुड़कर अपनी राजनीति केवल करते आए छिंदवाड़ा तक सीमित रहे। उन्होंने कभी मध्य प्रदेश नहीं देखा,
उन्होंने कभी मध्य प्रदेश की गरीब जनता को नहीं देखा, उन्होंने मध्य प्रदेश के गांव को नहीं देखा, उन्होंने मध्य प्रदेश के गरीब किसान को नहीं देखा, उन्होंने कभी किसी नौजवान को नहीं देखा। उनको तो सौगात में, चूंकि उद्योगपति थे और उद्योगपति होने के नाते से वो आज उस अटैची के आधार पर ही मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, तो उनको केवल अटैची दिखेगी और कुछ नहीं दिखेगा। मैं पूछना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी पर आप आरोप लगाते हैं, दिग्विजय सिंह ने कहा था कि बेंगलोर के अंदर लोगों को किडनैप करके रखा गया है। बेंगलोर के अंदर जो लोग थे उन्होंने क्या कहा था, दिग्विजय सिंह के कारण से हम लोग बाहर आए, यहाँ भाग करके आए हैं। और इन्होंने जो मध्य प्रदेश की दुरावस्था की कमलनाथ जी के सरकार में, दिग्विजय सिंह के कारण, चाहे उमंग सिंगार ने आरोप लगाए हों, चाहे अजय सिंह ने आरोप लगाए हों, हर किसी ने आरोप लगाए, तो इन्हीं के अपना अंतर्द्वंद, अंतर्कलह से आपकी सरकार गई। तो आप बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा का पूरा इंटरव्यू हमारे खास शो खास मुलाकात में आज यानी कि शाम 7:56 पर देख सकते हैं। वक्त एक छोटे से ब्रेक है, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आपको बता देते हैं, राज्य में कोरोना का कहर लगातार जारी है। प्रदेश में कल 57 नए कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। राजनांदगांव में 21, बलरामपुर में 10, जांजगीर में 7, दुर्ग में 5, रायगढ़ में 4, महासमुंद में 3, बलौदाबाजार में 3, रायपुर में 2, बिलासपुर में 1, कवर्धा में 1 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिला है। आज 52 लोगों ने कोरोना को मात भी दे दी है। राज्य में एक्टिव मरीजों की संख्या अब 652 पहुंच चुकी है, लेकिन कुल पीड़ितों की संख्या में इजाफा हुआ है और संख्या बढ़कर 2602 पहुंच चुकी है। अब तक 1937 लोग पूर्ण रूप से स्वस्थ हुए हैं, जिन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया है। कोरोना से 13 लोगों की जान भी चली गई है। कवर्धा में शनिवार को एक और कोरोना पॉजिटिव मरीज मिला है। मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी ने इसकी जानकारी दी है। संक्रमित मरीज प्रवासी मजदूर है जो ग्वालियर से आया हुआ था और उसे पंडरिया विकासखंड के ग्राम भरेवा राहत शिविर में क्वारंटीन किया गया था। कवर्धा जिले में कोरोना के मामले को लेकर अब तक काफी अच्छी स्थिति देखने को मिल रही है। जिले में कोरोना के केवल 95 मामले सामने आए हैं, जिनमें से 80 संक्रमित मरीज ठीक होकर लौट आए हैं। केवल 15 केस की एक्टिव हैं, जिनमें से 8 की जल्द ही छुट्टी होने वाली है। संक्रमित मरीजों में 2 लैब टेक्नीशियन और 2 रसोइये को छोड़ दें तो सभी प्रवासी श्रमिक जो दूसरे राज्यों से लौटे हैं, उनसे ही संपर्क में आने से 4 अन्य कोरोना योद्धा संक्रमित हुए हैं। आगे बढ़ते हैं, खबर सूरजपुर से। क्वारंटीन सेंटर से मजदूरों के भागने का मामला सामने आया है। मामले में एक पटवारी और 2 पंचायत सचिव को निलंबित कर दिया है। क्वारंटीन सेंटर में तैनात डॉक्टर का भी तबादला किया गया है। कलेक्टर के निर्देश पर ही कार्रवाई देखने को मिली है। सूरजपुर के बंजा क्वारंटीन सेंटर का ये मामला है, जहां पर मजदूर भागने के लिए। वहीं कोरबा में कोरोना संदिग्ध महिला से दुष्कर्म का मामला भी सामने आया है। दुष्कर्म के प्रयास का ये मामला है। मामले में आरोपी वार्ड बॉय गिरफ्तार कर लिया गया है। पीड़ित महिला की शिकायत पर आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। कटघोरा के क्वारंटीन सेंटर में ये महिला रह रही थी। तबीयत खराब होने पर जिला अस्पताल में इसे भर्ती किया गया था। आगे बढ़ते हैं, कवर्धा कलेक्टर ने धान खरीदी केंद्रों का निरीक्षण किया है। 5 धान खरीदी केंद्रों में अनियमितताएं पाई गई हैं, जहां 4100 क्विंटल धान की गड़बड़ी देखने को मिली है। 1 करोड़ 5 लाख की गड़बड़ी का मामला उजागर हुआ है। कलेक्टर ने FIR दर्ज करने के निर्देश दे दिए हैं और उसके बाद जांच पड़ताल तेज की जाएगी। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। बड़ा घोटाला हुआ है और तकरीबन 4100 क्विंटल धान की गड़बड़ी यहां पर उजागर हुई है। और चलिए अब बात करते हैं बीजेपी की वर्चुअल रैली की। आज बीजेपी की बड़ी वर्चुअल रैली आयोजित की जा रही है, जिसे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान संबोधित करने वाले हैं। वर्चुअल रैली के जरिए 3 लाख
लोगों को जोड़ने का लक्ष्य बीजेपी ने रखा है। घर घर तक मोदी सरकार की उपलब्धियां पहुंचाने का लक्ष्य है। बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष विष्णुदेव साय ने इस मामले की जानकारी दी है। तो और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी ममता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ममता, क्या ताजा जानकारी, किस तरह की तैयारी आज होने वाली वर्चुअल रैली को लेकर? बिल्कुल, देखिए केंद्र की जो मोदी सरकार है उसके दूसरे कार्यकाल का 1 वर्ष पूरा होने के अवसर पर ये वर्चुअल रैली रखी गई है। और वैसे पिछले 1 महीने से वर्चुअल रैली बीजेपी की चल रही है। आज एक तरह से समापन है और बीजेपी के जो सदस्यता अभियान के राष्ट्रीय संयोजक है शिवराज सिंह चौहान, ये इस रैली को संबोधित करेंगे और करीबन 10 लाख लोगों को जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें से 3 लाख करीबन कार्यकर्ता होंगे और अन्य लोगों को जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। राजधानी रायपुर में जो कुशाभाऊ ठाकरे परिसर है, यहाँ पर सारी तैयारियां की गई है ताकि चूंकि डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लोगों को जोड़ा जाएगा तो तमाम तरह की जो तैयारियां हैं जो उसके लिए हो सकती हैं वो की गई है। और सभी कार्यकर्ताओं को, पदाधिकारियों को कहा गया है कि 12:30 बजे जो है वो अलर्ट रहें और जुड़े रहें ताकि जो केंद्र सरकार की 1 साल की जो उपलब्धियां हैं दूसरे कार्यकाल की, वो शिवराज सिंह चौहान बताएंगे और इसके साथ ही ये भी बताया जाएगा कि किस तरह की आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी की रणनीति रहेगी। जी बिल्कुल, तो काफ़ी महत्वपूर्ण ये आज की वर्चुअल रैली रहने वाली है। बहुत बहुत शुक्रिया ममता इस तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि इस रैली के जरिए कार्यकर्ताओं को और मोटिवेट करने का काम भी बीजेपी करने वाली है। आगे बढ़ते हैं। कल्पतरू मल्टी यूटिलिटी सेंटर का मामला जो है उसकी महिलाओं ने सीएम से मुलाकात की है। सिरीखेड़ी में कार्य कर रही बेखान रायपुर की महिलाओं ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से उनके निवास कार्यालय में मुलाकात की है। महिलाओं ने इस सेंटर में तैयार किए जा रहे विभिन्न प्रोडक्ट मुख्यमंत्री को दिखाए और उनके संबंध में जानकारी दी है। मुख्यमंत्री ने महिलाओं द्वारा निर्मित उत्पादों की सराहना की और उनके बारे में महिलाओं से जानकारी ली है। उन्होंने महिलाओं को प्रोत्साहित करते हुए सिरीखेड़ी के इस मल्टी यूटिलिटी सेंटर के कार्य के विस्तार और विभिन्न गतिविधियों के लिए CSR मद से 15 लाख रुपए की राशि उपलब्ध कराने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस राशि से उन्हें काम करने और भी आसानी होगी। इस अवसर पर मल्टी यूटिलिटी सेंटर सिरीखेड़ी की गतिविधियों और अब तैयारियों को लेकर भी बातचीत की गई है। आपको बता दें यहाँ पर तैयार किए जा रहे प्रोडक्ट पर केंद्रीय फोल्डर का विमोचन भी किया गया। सीएम भूपेश बघेल की अध्यक्षता में छत्तीसगढ़ के बिजली कंपनियों और क्रेडा के कार्यों की समीक्षा की गई है। सीएम आवास पर हुई इस बैठक में इस अवसर पर बैठक के मुख्य सचिव आरपी मंडल, विद्युत कंपनियों के चेयरमैन और मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव सुब्रत साहू, मुख्यमंत्री के सचिव सिद्धार्थ कोमल परदेसी, डिस्ट्रीब्यूशन मोहम्मद अब्दुल कैसर शामिल रहे। इसके अलावा विद्युत कंपनियों के चेयरमैन, अधिकारी और क्रेडा के अधिकारी भी मौजूद थे। छत्तीसगढ़ में गोबर पर राजनीति लगातार जारी है। खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने गोबर को राजकीय चिन्ह घोषित करने के पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर के बयान पर पलटवार किया है। मंत्री अमरजीत भगत का कहना है कि अजय चंद्राकर की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। जब से बीजेपी की सरकार गई है, उनका मंत्री पद गया है, तब से वे विचलित हो गए हैं और उलझुल बयानबाजी करते हैं। हालत ठीक नहीं है। जब से सरकार गई है, मंत्री पद गया है, तब से वो विचलित सा रहते हैं और उलझुल बयानबाजी। सरकार ने गोधन न्याय योजना से किसानों के साथ पशुओं की स्थिति भी बदलने का फैसला लिया है। राज्य सरकार के द्वारा गोबर खरीदने से जहां गौपालक और किसान को पैसे मिल पाएंगे, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी, वहीं दूसरी ओर सड़कों पर गाय भी नजर नहीं आएंगी, जिससे दुर्घटना रोकने में भी मदद मिल सकेगी। बताया ये जा रहा है कि सरकार करीब 4 रुपये प्रति किलो के हिसाब से गोबर खरीदेगी, जिसका फायदा किसानों को मिलेगा। प्रदेश के कृषि वैज्ञानिकों का भी मानना है कि गोबर से बायोगैस बनाने के बाद जो उसका स्लरी होता है वह खाद के रूप में भी सर्वोत्तम है। जबकि बीजेपी नेता और पूर्व कृषि मंत्री बृजमोहन अग्रवाल सरकार के इस योजना पर ही सवाल खड़े कर रहे हैं। वह
अगर वह घुरुआ बारी जो योजना है उसके तहत जो गौठान बनाया गया उसमें जो स्व सहायता समूह जुड़े उनको लाभ होगा। सीधी सी बात है, जब हम गाय का गोबर खरीदेंगे, उसका जैविक खाद बनाएंगे, वर्मी कंपोज बनाएंगे, तो गांव में भी जो ऑर्गेनिक खेती होगी बगैर खाद के, बगैर पेस्टिसाइड के, तो निश्चित तौर पर प्रदेश के लोगों का स्वास्थ्य भी अच्छा होगा और सीधा सा गांव के किसान को इसका लाभ होगा। जो किसान के पास मान लो 1 एकड़ जमीन मिली और मात्र 2, 3, 4 गाय है, तो गोबर से गोबर गैस का बनना, ऊर्जा की आपूर्ति का व्यवस्था करता है, वो एक हिस्सा है। लेकिन उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि गोबर गैस से जो स्लरी निकलती है और वह स्लरी जैविक खाद के रूप में सबसे अच्छा खाद होता है और वर्षों से वैज्ञानिकों ने प्रयोग किया इस पे और ये निकल कर आ रहा है कि अगर हम स्लरी को सीधे सीधे खेत में डाल दें तो यह रासायनिक खाद की जो कमी है उसको पूरा कर सकता है और रासायनिक खाद का विकल्प बन सकता है। निश्चित रूप से इस सरकार की जो कार्यप्रणाली है वो गोबर से ज्यादा नहीं है। निश्चित रूप से इस सरकार की जो कार्यप्रणाली है वो गोबर से ज्यादा नहीं है। झीरम घाटी नक्सली हमले के प्रत्यक्षदर्शी मामले की जांच कर रही एनआईए के दफ्तर पहुंचे, लेकिन उन्होंने एनआईए के अधिकारियों के सामने कोई बयान नहीं दिया। दौलत रोहड़ा और रेहान खान झीरम घटना के प्रत्यक्षदर्शी हैं, जिन्हें एनआईए ने नोटिस देकर रायपुर के मौलश्री विकार स्थित दफ्तर तलब किया था और बयान दर्ज कराने का नोटिस भी दिया था। दोनों दफ्तर तो पहुंचे लेकिन उन्होंने बयान नहीं दिया। दरअसल दोनों प्रत्यक्षदर्शियों ने हाईकोर्ट में एनआईए के खिलाफ याचिका दायर की है। पहले भेजा था, लॉकडाउन हो गया था और दोबारा भेजा है और मैंने एनआईए के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की है, जिसकी एक कॉपी एनआईए के पास भी है और मैंने उनको बता दिया है कि मैंने आपके खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका लगाई है। मैं बयान देने में असमर्थ हूँ। अभी मैं किस तरह की याचिका लगाई? देखिए 7 साल से एनआईए ने कोई जांच नहीं की सही ढंग से। जब ये घटना हुई थी 2 महीने बाद 3 महीने बाद मुझे एनआईए से फ़ोन आया था, मुझे तारीख लिखी हुई है। उसके बाद मैं उनके यहाँ जगदलपुर में एनआईए को बयान भी देने गया था, बिना बुलाए। मैं वहाँ काम था तो मैं गया था, बयान देने भी गया था। उस समय उनके अधिकारी मौजूद नहीं थे। उन्होंने कहा था कि हम बयान आपका लेंगे, लेकिन बयान नहीं लिया। और 7 साल बाद जब हमने याचिका लगाई है उसके बाद इन लोग कैसे बयान लेने आ रहे हैं? मुझे बयान के लिए बुलाया गया था एनआईए की तरफ से, तो मैंने अब एक आवेदन दिया हूँ यहाँ पर कि मुझे नेक्स्ट डेट दी जाए, क्योंकि मैं न्यायिक जांच का भी बयान दे चुका हूँ जगदलपुर में जाकर। तो वहाँ पर जो मैंने बयान दिया है उसकी कॉपी वकील साहब के पास में है। तो पहले मैं उसको टैली कर लूँ, क्योंकि बयान एक जैसा होना चाहिए ना। पता चल रहा वहाँ मैं कुछ बता दिया और यहाँ कुछ मतलब फेर हो जाए। तो नहीं पूछे तो नहीं उन्होंने मुझसे, मैंने आवेदन ही दिया उनको और मैंने उनको नेक्स्ट डेट की मतलब टाइम मांगा है कि मुझे अगला समय दिया जाए। तब चूँकि मंडे का टाइम मुझे दिया गया है, लेकिन मैंने बोला मंडे को भी मतलब पॉसिबल नहीं है मेरा बयान देना है, क्योंकि हमारे वकील साहब आउट ऑफ शहर है। तो उनकी वजह से मतलब मैं जब तक उनसे मैं उस कॉपी को ना ले लूँ और उसको टैली ना कर लूँ तब तक मैं बयान देने में असमर्थ हूँ।